फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन लेक्चर कंटिन्यू करते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग, लेक्चर नंबर 15 यूनिट 5। तो अपन जो लास्ट यूनिट के अंदर जो हमने टॉपिक पढ़े थे उसी को हम कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। जो हम पढ़ रहे थे वेल हाइड्रोलिक्स के बारे में, और वेल हाइड्रोलिक्स में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स क्लियर किए थे। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स चल रही थी हमारी, उनमें ही एक नेक्स्ट टर्म जो है उसको देखते हैं हम। उससे पहले एक छोटा सा वो बताता हूँ आपको, कल जो मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था उसमें काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे। तो वो जो इंट्रिंसिक परमेबिलिटी बताई थी मैंने, इसकी यूनिट क्या थी? डार्सी। बिल्कुल सही थी, डार्सी। उसमें डार्सी या उसको अपन मीटर स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। वो मैंने बाय मिस्टेक में मीटर पर सेकेंड बोल रहा था उसे कि इसकी यूनिट कितनी होती है, 9.87 10⁻13 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड नहीं है, वो मीटर स्क्वायर है। तो डार्सी बोलो चाहे मीटर स्क्वायर बोलो, एक ही चीज़ है। बिल्कुल सही बात है ये, तो इसको गलत नहीं पढ़े, मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। एक डार्सी का मतलब इतने मीटर स्क्वायर होता है। तो इंट्रिंसिक परमेबिलिटी की यूनिट हमारी मीटर स्क्वायर या डार्सी कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसे सही कर लेंगे, बाय मिस्टेक हो गया था वो। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है हमारी, स्टोरेज कॉफिशिएंट, स्पेसिफिक स्टोरेज या स्टोरेटिविटी। तीनों का मतलब एक ही होता है। क्या होता है स्पेसिफिक स्टोरेज या फिर स्टोरेज कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जनरली आपको इस नाम से पूछेगा, ठीक है। स्पेसिफिक कॉफिशिएंट क्या होता है? स्पेसिफिक कॉफिशिएंट इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू एक्वाफर अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो देखो क्या होता है ये इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू एक्वाफर अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। यहां पर केवल ये टर्म इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टर्म को चेंज होते ही हमारा जो डेफिनेशन है वो अलग हो जाती है हमारी। लिख तो दिया है, ये समझ में नहीं आया, लेकिन होता क्या इसका मतलब तो हम समझते हैं। इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, पानी के बहने की दर। पानी के बहने की दर क्या होती है? पानी बह रहा है इतने मीटर क्यूब, उसकी दर, दर का मतलब सेकंड, मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम पर टाइम, और इसको क्या बोलते हैं हम? डिस्चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो बोलो चाहे डिस्चार्ज बोलो एक ही बात है। तो रेट ऑफ फ्लो मतलब डिस्चार्ज है ये, ठीक है। इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, पानी के बहने की दर है, थ्रू एक्वाफर। एक्वाफर से किस रेट से बह रहा है? अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। जब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है हमारा? हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, इसी को तो बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अगर हम आई की वैल्यू कितनी कर दें? 1 कर दें, आई की वैल्यू 1 करने पर जो हमारा रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज है एक्वाफर के थ्रू, वही क्या कहलाएगा? हमारा स्पेसिफिक स्टोरेज या स्टोरेज कॉफिशिएंट या फिर स्टोरेटिविटी। अगर मैं हिंदी में इसको बोलूं तो हिंदी में क्या होगा कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट यूनिट करने पर एक्वाफर से बह रहे पानी की दर स्टोरेज कॉफिशिएंट कहलाती है। तो स्टोरेज कॉफिशिएंट किससे बहने की दर है? एक्वाफर से। और कंडीशन क्या है? अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, HL/L की वैल्यू 1 होनी चाहिए। यहीं पर क्या है, नेक्स्ट डेफिनेशन सेम है। स्पेसिफिक कैपेसिटी ये क्या होती है? इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू एक्वाफर की जगह आ जाएगा यहां पे वेल, थ्रू वेल। लास्ट एग्जाम 2016 के अंदर डिग्री में क्वेश्चन पूछा गया था स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होती है? इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू एक्वाफर, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल। किसके थ्रू होती है? अगर वेल के थ्रू है, केवल एक वर्ड का अंतर है बस। अगर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट करने पर, मतलब जो हमारा यूनिट ड्रॉ डाउन करते हैं, अगर हम यूनिट ड्रॉ डाउन करते हैं हमारे वेल के अंदर, जो हमारा कुआं है, कुएं में ड्रॉ डाउन कितना कर दिया? ड्रॉ डाउन का मतलब क्या होता है? ड्रॉ डाउन का मतलब होता है पानी का लेवल जितना भी था उसको हमने कितना गिरा दिया? पानी का स्तर 1 मीटर नीचे गिरा दिया। मतलब हम पंपिंग कर रहे हैं, पंपिंग करते करते उसका जो स्तर है, लेवल है, 18 मीटर था, 18 से कितना हो गया? 17 मीटर। तो यूनिट ड्रॉ डाउन करने पर पानी का स्तर यूनिट कम करने पर जो रेट ऑफ फ्लो है पानी की, उसी क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होती है? इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल
अंडर यूनिट ड्रॉडाउन। अंडर यूनिट ड्रॉडाउन, यूनिट ड्रॉडाउन का मतलब क्या होता है बता दिया मैंने आपको। पानी का स्तर, मान लीजिए ये हमारा कुआं था, इस कुएं में टोटल जो लेवल था पानी का वो था 18 मीटर, और हम यहां से क्या कर रहे हैं, पंपिंग कर रहे हैं पंपिंग कर रहे हैं, पानी को हम बाहर निकाल रहे हैं। तो बाहर निकाल तो हमें मालूम है, हमें नहीं मालूम उसका डिस्चार्ज कितना है, कितना भी होता है XYZ जितना भी डिस्चार्ज इसका x मीटर क्यूब पर सेकेंड, और निकालने लगे धीरे धीरे। इसका डिस्चार्ज की वैल्यू हो गई मान लीजिए 1 मीटर क्यूब पर सेकंड मान लीजिए, और हम इसको पंप करते जा रहे हैं, इसका स्तर घटेगा, घटते हुए कितना होगा 17.9, 17.8, 17.5, और इसकी जो डिस्चार्ज की वैल्यू वो बढ़ती जा रही है। तो 1 मीटर ड्रॉडाउन पर जो डिस्चार्ज की वैल्यू है वो वैल्यू ही क्या कहलाएगी, हमारी स्पेसिफिक कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होती है वो मैं लिख देता हूं। स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होती है, हिंदी में जो लिखना चाहेंगे वो हिंदी में लिख सकते हैं। कुएं में पानी का स्तर यूनिट गिरने पर उससे प्राप्त हो रहे पानी की दर स्पेसिफिक कैपेसिटी कहलाती है। फिर से बोल देता हूं, कुएं में पानी का स्तर यूनिट गिरने पर उससे प्राप्त हो रहे पानी की दर स्पेसिफिक कैपेसिटी कहलाती है। और जो इंग्लिश में लिखने जाते हैं वो लिख सकते हैं, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर अंडर यूनिट ड्रॉडाउन थ्रू वेल। यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, वेल। एक्वाफर की बात करता है तो स्पेसिफिक स्टोरेज, और अगर इसकी बात करता है तो स्पेसिफिक कैपेसिटी। इसका दूसरा नाम है स्टोरेज कोएफिशिएंट। आपको स्टोरेज कोएफिशिएंट नाम से ही पूछेगा वैसे, और स्पेसिफिक कैपेसिटी का मतलब किससे है, हमारे वेल से। तो ये दोनों डेफिनेशन लिख लेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी स्पेसिफिक रिटेंशन। स्पेसिफिक यील्ड बताता हूं पहले मैं आपको, उसके बाद रिटेंशन बताऊंगा। तो नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी, जो भी नंबरिंग चल रही थी आप कंटिन्यू करेंगे, मैं डायरेक्ट हेडिंग लिख रहा हूं। स्पेसिफिक यील्ड। स्पेसिफिक यील्ड क्या होती है, देखो भाई स्पेसिफिक यील्ड क्या होती है। स्पेसिफिक यील्ड का मतलब होता है कि टोटल कितना पानी हमें मटेरियल से प्राप्त हो रहा है। मटेरियल का मतलब एक्वाफर ही होता है भाई। यहां पर मटेरियल किससे पानी प्राप्त होगा, हमें एक्वाफर से प्राप्त होगा। ये हमारा क्या था, अनकन्फाइंड एक्वाफर था इस तरह से। तो यहां से हमको क्या प्राप्त होगा, पानी। तो पानी हमें कितना प्राप्त हो रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी के द्वारा पानी कैसे प्राप्त होगा, आपका माइंड में होगा, जो हमारा एक्वाफर होता है वहां से तो हम पानी ऐसे निकालते हैं ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ तो ग्रेविटी के कारण आएगा नहीं, हम पंप करके निकालेंगे। तो ग्रेविटी के कारण पानी कहां कैसे प्राप्त होगा हमें एक्वाफर से। अरे भाई एक्वाफर में आपने क्या किया, एक कुआं बना दिया साइड में, और एक्वाफर में वाटर टेबल ये था। तो जितना वाटर टेबल है इस कुएं के अंदर पानी ऐसे ही तो आएगा इस तरह से। और ये पानी क्यों आ रहा है, ये एक्वाफर में, एक्वाफर से इस कुएं में पानी क्यों आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही तो आ रहा है। इसमें पानी कैसे आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। आप मुझे बताओ, क्या सारा का सारा पानी इस कुएं में आ जाएगा, क्या सारा का सारा तो नहीं आएगा। तो जितना पानी हम इस एक्वाफर से प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, वो पानी तो क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक यील्ड। यील्ड वर्ड का मतलब मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। यील्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज से पानी को प्राप्त करना, वो क्या कहलाएगी, उसकी यील्ड। और यील्ड में कई प्रकार के बता चुका हूं, कैचमेंट यील्ड क्या होती है, एक्वाफर की यील्ड क्या होती है, और वेल की यील्ड क्या होती है। तो स्पेसिफिक यील्ड का मतलब क्या है, यहां पर एक्वाफर की यील्ड से है कि जो हमारा एक्वाफर था, इस एक्वाफर से पानी हम प्राप्त कर रहे हैं किसमें, कुएं में। और कैसे आ रहा है पानी, पानी आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा स्पेसिफिक यील्ड। बात क्लियर है। तो इसको हम किस तरह से डिनोट करेंगे मैथमेटिकली, मैथमेटिकली हम टोटल वॉल्यूम के रूप में डिनोट करेंगे। मान लो ये जो एक्वाफर था, इस कंप्लीट इसकी वॉल्यूम फॉर एग्जांपल 100 मीटर क्यूब थी, और ये 100 मीटर क्यूब में से टोटल वॉल्यूम थी एक्वाफर की। एक्वाफर के अंदर पानी भी है और सॉइल भी है, दोनों चीजों की जो मिक्स वॉल्यूम थी कंप्लीट वो थी 100 मीटर क्यूब। और यहां से जो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो हमें प्राप्त हुआ पानी, वो कितना हुआ, मान लीजिए 100 मीटर क्यूब तो टोटल वॉल्यूम थी। और 100 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर हमारी जो पोरोसिटी थी, एन, पोरोसिटी क्या है, जितने भी उसके अंदर वॉइड्स हैं वो है, मान लीजिए हमारी 100 मीटर क्यूब के अंदर पोरोसिटी की वैल्यू है
40% मतलब 40 मीटर क्यूब। और इस 40 मीटर क्यूब में से जो पानी आपको प्राप्त हुआ है ग्रेविटी के द्वारा वो हुआ है आपको 30 मीटर क्यूब। और बाकी का पानी कहाँ है? बाकी का पानी है आपके एक्वाफर में। ध्यान देंगे इस पर। ये क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्वाफर कितनी है? 100 मीटर क्यूब। और उस 100 में से जो पोरोसिटी वो है 40 मीटर क्यूब। पोरोसिटी मतलब क्या हो गया? वॉइड्स। वॉइड्स की वॉल्यूम कितनी है? टोटल 40 मीटर क्यूब। मतलब पानी कितने में है? 40 में तो पानी है और बाकी 60 मीटर क्यूब में क्या है? सॉइल है। बात क्लियर है? अब पानी इसके अंदर कितने में था? 40 मीटर क्यूब पानी इसके अंदर मौजूद है। ये टोटल 100 मीटर क्यूब था। 100 में से 40 मीटर क्यूब पानी है और पानी किस में होगा? वॉइड्स में होगा, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पोरोसिटी से। और बाकी 60 मीटर क्यूब में क्या है? आपकी सॉइल है। इस 40 मीटर क्यूब पानी में से जो ग्रेविटी के द्वारा हम प्राप्त कर चुके हैं वो पानी कितना है हमारा? 30 मीटर क्यूब। और बाकी जो बचा हुआ है वो कितना है? 10 मीटर क्यूब। तो 30 मीटर क्यूब कौन सा पानी है? जिसको हम ग्रेविटी से प्राप्त कर सकते हैं। जिसको ग्रेविटी से नहीं कर सकते वो रुका हुआ है एक्वाफर के अंदर। वो कितना पानी है? 10 मीटर क्यूब। तो हम कहेंगे कि इस एक्वाफर की यील्ड कितनी है? कितनी है इसकी यील्ड? इसकी यील्ड है भाई 30 मीटर क्यूब। और अगर मैं इसको बताना चाहूं इस मटेरियल के रेस्पेक्ट में कि कंप्लीट जो एक्वाफर है उसके रेस्पेक्ट में कितना परसेंटेज पानी मिल रहा है, भाई कंप्लीट तो 100 मीटर क्यूब वॉल्यूम थी और पानी कितना मिल रहा है? 30 मीटर क्यूब मिल रहा है। तो कितनी हो गई? 30%। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पेसिफिक यील्ड। स्पेसिफिक यील्ड का मतलब क्या हुआ कि टोटल जो हमारा मटेरियल है उसकी तुलना में हम कितना पानी ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा प्राप्त कर पा रहे हैं उस एक्वाफर से, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक यील्ड। ये होता है हमारा स्पेसिफिक यील्ड। बाकी जो पानी उसमें रुका हुआ है, जो बचा हुआ पानी है, जो अब वो बचा हुआ कैसे? वो ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध। ये चीज भी मैं आपको फर्स्ट यूनिट बता चुका हूं जहां मैंने आपको बताया था फील्ड कैपेसिटी। तो दो चीजों के कारण पानी रुकता है। एक तो जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, जो मॉलिक्यूलर जो फोर्सेज हैं उसके सरफेस पर रुक जाता है पानी और कुछ वॉइड्स के अंदर रुक जाता है। तो जो पानी रुका हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक रिटेंशन या फिर फील्ड कैपेसिटी भी उसी को तो बोलते हैं हम। भाई वहां पर तो फील्ड कैपेसिटी मैंने स्पेसिफाई कर दिया था। क्यों? क्योंकि फील्ड क्या है? केवल फील्ड की बात कर रहे हैं हम। लेकिन हम यहां पर किस चीज की बात कर रहे हैं? यहां हम बात कर रहे हैं कंप्लीट एक्वाफर की। फील्ड तो लिमिटेड डेप्थ तक की मानेंगे हम। फील्ड की डेप्थ तो लिमिटेड मानेंगे, रूट जोन तक की डेप्थ मानेंगे। लेकिन एक्वाफर तो कहां तक रहता है? जब तक हमारा इम्परवियस या फिर मोटा लेयर ना आ जाए तब तक एक्वाफर रहता है। तो कंप्लीट की बात करते हैं एक्वाफर की, तो वो फील्ड कैपेसिटी सेम है। जैसा फील्ड कैपेसिटी क्या होती है? टोटल अमाउंट कितना रुका हुआ है फील्ड के अंदर, ऐसे ये एक्वाफर में कितना अमाउंट रुका हुआ है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रिटेंशन या फिर फील्ड कैपेसिटी। तो अपने दो टॉपिक एक साथ क्लियर करते हैं अपन। तो मैं लिखता हूं आप तो स्पेसिफिक रिटेंशन कितनी है? स्पेसिफिक यील्ड तो है 30% और रिटेंशन कितनी है हमारी? 10%। तो मैं इसको आप डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे आप स्पेसिफिक यील्ड SY। इसके बारे में लिख लेंगे आप। क्या होता है स्पेसिफिक यील्ड के बारे में? एक लाइन लिख लेंगे। एक्वाफर से ग्रेविटी के द्वारा प्राप्त हुए पानी की वॉल्यूम या पानी की मात्रा स्पेसिफिक यील्ड कहलाती है। और मैथमेटिकली इसे निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। कैसे दर्शाएंगे स्पेसिफिक यील्ड? बराबर टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखो 30 मीटर क्यूब कैसे लिखेंगे हम? टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑब्टेन्ड बाय ग्रेविटी थ्रू एक्वाफर। कितना वॉल्यूम? 30 मीटर क्यूब था। अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्वाफर इनटू में 100। ये क्या होगी? हमारी स्पेसिफिक यील्ड होगी। तो स्पेसिफिक यील्ड क्या होती है? टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑब्टेन्ड बाय ग्रेविटी थ्रू एक्वाफर अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्वाफर इनटू में 100। ये होती है हमारी स्पेसिफिक यील्ड। और स्पेसिफिक यील्ड के बाद में अगर मैं आपको नेक्स्ट बताऊं वो क्या है हमारा? स्पेसिफिक रिटेंशन या इसको अपन डिनोट करते हैं SR से। इसको अपन फील्ड कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। तो स्पेसिफिक रिटेंशन क्या होगी हमारी?
पहले एक लाइन लिख लेंगे स्पेसिफिक रिटेंशन के अंदर, एक्वाफर में ग्रेविटी के विरुद्ध, ग्रेविटी के अगेंस्ट रुका हुआ पानी, तो एक्वाफर में ग्रेविटी के विरुद्ध रुके हुए पानी की मात्रा क्या कहलाती है हमारी, स्पेसिफिक रिटेंशन कहलाती है या फिर फील्ड कैपेसिटी कहलाती है। तो ये हमारी स्पेसिफिक रिटेंशन या फिर फील्ड कैपेसिटी थी। इसके बाद में फिर अगर हम बात करते हैं तो स्पेसिफिक रिटेंशन को अपन किस तरह से डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन्ड total volume of water retained in aquifer against gravity upon में total volume of aquifer into में 100। तो स्पेसिफिक रिटेंशन क्या होती है, ये है टोटल वॉल्यूम वाटर रिटेन्ड, रुका हुआ, अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के विरुद्ध, ग्रेविटी के विरुद्ध कितना पानी रुका हुआ है टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में, वो क्या कहलाता है हमारा स्पेसिफिक रिटेंशन या फिर फील्ड कैपेसिटी। तो इसको अपन मैथमेटिकली इस प्रकार से दर्शाते हैं। अब आपने देखा एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है इन दोनों का जो हमें रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है, हमने देखा जो टोटल जो वॉल्यूम थी हमारे एक्वाफर की वो कितनी थी, वो थी 100 मीटर क्यूब, और 100 मीटर क्यूब में से जो सॉइल थी वो थी 60 मीटर क्यूब, और बाकी के जो वॉइड्स थे, वॉइड्स कितने थे हमारे 40 मीटर क्यूब। और वॉइड्स को हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, हम दर्शाते हैं पोरोसिटी के द्वारा। और उसके अंदर 40 मीटर क्यूब उन वॉइड्स के अंदर ही तो पानी होगा, उस वॉइड में पानी था, कितना था पानी 40 मीटर क्यूब, 40 में से 30 तो हमने प्राप्त कर लिया ग्रेविटी के द्वारा और 10 उसके अंदर रुका हुआ है। तो टोटल जो पानी की जो वॉल्यूम थी वो किसके बराबर होगी हमारी, 30 + 10 = 40। मतलब इसको तो हम किससे डिनोट कर रहे हैं, इसको हम डिनोट कर रहे हैं किस चीज से, इसको डिनोट कर रहे हैं हम स्पेसिफिक यील्ड से, और इसको डिनोट कर रहे हैं स्पेसिफिक रिटेंशन से। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आया आपका, तो उसको हम किस में लिखेंगे, नोट के अंदर। जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन इज इक्वल्स टू एन, वेयर एन क्या है भाई, पोरोसिटी। बात क्लियर है। तो देखो यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है ये। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, आपको कोई दो चीज दे के रखेगा और तीसरी चीज आपसे पूछेगा। आपको देगा भाई कोई भी आपका फील्ड है उसकी स्पेसिफिक यील्ड इतनी है, स्पेसिफिक रिटेंशन इतनी है, तो आप उसकी पोरोसिटी बताओ कितनी होगी। या फिर पोरोसिटी दे दी और स्पेसिफिक यील्ड दे दी, स्पेसिफिक रिटेंशन पूछ रहा है, या फिर स्पेसिफिक रिटेंशन दे दी और पोरोसिटी दे दी और क्या पूछ रहा है आपसे, स्पेसिफिक यील्ड के बारे में पूछ रहा है। तो आप इन तीनों में से दो चीज दे के रखेगा, एक चीज आप बता दोगे। तो आप इसको नोट के अंदर उतार लेंगे। इस पर मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको बताता हूं, या फिर आपको क्या दे दिया, आपको दे दिया भाई कि जो स्पेसिफिक यील्ड है उसकी वैल्यू 50% है। आपको दे दिया क्वेश्चन के अंदर कि स्पेसिफिक यील्ड की वैल्यू कितनी है 50%। अब बताओ एन की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन कैसे हैं आपके, ए बी सी डी, लेस देन 50%, ग्रेटर देन 50%, इक्वल टू 50%, नन ऑफ द अबव। समझ में आया। ये क्वेश्चन दिया है, जैसे मान लो स्पेसिफिक यील्ड दे रखी कितनी 50%, और क्या बोल रहा है आपसे कि एन की वैल्यू बताओ। अब उसने वैल्यू नहीं वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा वो आपसे, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा, उसने केवल क्या बोला है कि आप तो बता दो एन की वैल्यू 50 से कम आएगी या ज्यादा आएगी या 50 आएगी या इन चारों में से नहीं आएगी। तो देखो क्या करेंगे हम, आपको पता है रिलेशनशिप ये होती है स्पेसिफिक यील्ड और पोरोसिटी के बीच में ये रिलेशनशिप होती है। अगर हम यहां से देखते हैं तो स्पेसिफिक यील्ड कितना दे रखा है 50% प्लस एस आर बराबर एन। एन निकालना है आपको, एन की वैल्यू निकालनी है। तो एन की वैल्यू आपकी क्या होगी 50 से, 50 प्लस में एस आर की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी भाई, एस आर की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, 1%, 2%, 3%। तो ऑब्वियसली एन की वैल्यू 50 से ज्यादा ही आएगी। तो आप इसमें क्या लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर है क्या नहीं भाई, स्पेसिफिक रिटेंशन की वैल्यू कुछ तो आएगी,
1%, 2%, 3%, तो प्लस हो रहा है, जुड़ेगा ही, जुड़ेगा मतलब n की वैल्यू 50% से अधिक आएगी। अगर आपको इसी क्वेश्चन में क्या बोलता, एस वाई बराबर 50%, आपको बोल देता n की वैल्यू 50% है, अब बताओ स्पेसिफिक यील्ड की वैल्यू क्या रहेगी। अगर अब आपको इसमें क्वेश्चन में क्या दे दिया है, n की वैल्यू दे दी। n कितना दे दिया भाई, अब देखो इसमें उसने दे दिया n दे दिया 50%, और क्या पूछ रहा है, एस वाई की वैल्यू, और वैसे ही पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है कि भाई ज्यादा रहेगी या फिर कम रहेगी। तो आपको मालूम है ये एस वाई बराबर प्लस में एस आर बराबर क्या हो गया 50%। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एस वाई, तो एस वाई बराबर क्या हो गया 50 माइनस एस आर। 50 में से कुछ घटेगा तो वैल्यू 50 से कम आएगी, ऑटोमेटिकली कम आएगी, मतलब आंसर क्या आएगा, लेस देन 50%। बात क्लियर है। अगर ये एस वाई की जगह एस आर पूछता तब भी आंसर क्या होता हमारा 50%। तो ये तो केवल कंपैरिजन करवा रहा है वो कि भाई अगर इसकी वैल्यू इतनी रही तो फिर आंसर तो हमारी जो ये एस वाई की वैल्यू कितनी रहेगी, एस आर की वैल्यू कितनी रहेगी। एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा आपसे, एग्जैक्ट पूछेगा तो दो चीज देके रखेगा। एग्जैक्ट कैसे पूछेगा कि किसी भी क्वेश्चन दे देगा आपको कि एन की वैल्यू तो है 50% और स्पेसिफिक यील्ड कितना है, वो है 30%, तो एस आर बताओ भाई कितना होगा, 50 माइनस 30 बराबर 20%। तो सिंपल सी रिलेशनशिप है, बहुत छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है इसलिए। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी इससे रिलेटेड। अब जो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं, तो देखो भाई इस यूनिट के अंदर मैं आपको बताया था पहले, इस यूनिट के अंदर मैं आपको, इस यूनिट का नाम क्या है, मिसलेनियस टॉपिक है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं इसके अंदर, जो भी बच्चे कुछ इरिगेशन इंजीनियरिंग क्वेश्चन है। मैंने नहीं करवाया आपको कि भाई आपके जो यूनिट हैं 15-20 यूनिट लिखवा दूंगा आपको, फर्स्ट यूनिट ये सेकेंड ये, ऐसा बिल्कुल नहीं। मेरा केवल इतना सा उद्देश्य, इतना सा मोटो है कि आप लोगों को इफेक्टिव नॉलेज मिल सके। अपन को साइंटिस्ट तो बनना नहीं भाई, जूनियर इंजीनियर बनना है। जितनी चीज आपको करा रहा हूं इट इज मोर देन सफिशियंट। इनसे क्वेश्चन 100% मिल जाएगा आपको एग्जाम हॉल के अंदर। बाकी बचे कुछ मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आपको इरिगेशन इंजीनियरिंग के, तब आप देखेंगे। तो हमको केवल लिमिटेड चीजें लिखनी है जिससे आपको याद करने में आसानी हो। मैं तरीका भी उस प्रकार का अपना रहा हूं। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कहने को तो बहुत बड़ी चीजें हैं, लेकिन मैं वो सभी चीजों को नहीं लिखवाऊंगा जो आपके काम की नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा उनके बारे में, बिल्कुल भी नहीं लिखवाऊंगा। केवल वही लिखना है जो अपने काम का है, और इफेक्टिव स्टडी ही इंपॉर्टेंट रहती है। ये नहीं कि हमने लिख लिया इतना सारा, ना तो हम उसको याद कर पा रहे हैं। ऐसे तो बुक भी अवेलेबल है हमारे पास, इरिगेशन इंजीनियरिंग की बुक ले लो ना आप। मैं कोई अलग से तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, कोई अलग से कोई और चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ी पढ़ाई चीज़ों को मैं पढ़ा रहा हूँ, उन्हीं बुक से, उन स्टैंडर्ड किताबों को मैंने पढ़ा हुआ है, उन्हीं को मैं आपको बता रहा हूँ। कोई अलग से खुद की थ्योरी तो है नहीं। बस ये है कि रिप्रेजेंट करने का तरीका मेरा थोड़ा अलग है। मैं केवल लिमिटेड चीज़ों को बताता हूँ, केवल इफेक्टिव स्टडी को बताता हूँ। तो आपको केवल यही चीज़ ध्यान रखनी है बेसिकली, कि बहुत ही इफेक्टिव नोट्स बनाने हैं। जो मैं बता रहा हूं वो तो इंपॉर्टेंट है, आपको उससे भी खुद के सेल्फ नोट्स बनाने हैं, और वो इससे भी छोटे होने चाहिए, जिससे कि आप उसको 15 मिनट में रिवाइज कर सको, 20 मिनट में रिवाइज कर सको एक सब्जेक्ट को एग्जाम हॉल में जाने से पहले। तो ये रहता है अपनी स्ट्रेटेजी किसी भी एग्जाम को फाइट करने की। हमको इतना बड़ा वो नहीं करना, हमें इरिगेशन के अंदर ही हमको एमटेक करनी है या फिर साइंटिस्ट बनना है, ठीक है। तो मैं आप बच्चे को जो टॉपिक बता रहा हूं आपको, पहला टॉपिक अपन ने क्या क्लियर किया था इसके अंदर, सबसे पहले इस यूनिट के अंदर हमने पढ़ा था रिजर्वायर के बारे में, ठीक है, वो हम पढ़ चुके हैं कंप्लीटली। सेकंड जो पढ़ा था उसके बाद में वो मैंने पढ़ा था क्या, वेल हाइड्रोलिक्स के बारे में पढ़ा अपन ने, ये भी अपना कंप्लीट हो चुका है। तीसरा टॉपिक अपन क्या देखते हैं इस यूनिट का, सीपेज एनालिसिस। सीपेज एनालिसिस में आपको पढ़ाता हूं, इसके बाद फिर हम डैम पढ़ेंगे और भी जो कुछ बच रहा है सब कुछ देखेंगे। तो अपन अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है इस यूनिट का, मेन हेडिंग डालेंगे सीपेज एनालिसिस। क्या होता है सीपेज एनालिसिस, उसके बारे में देखते हैं पहले। तो मेन हेडिंग है हमारी सीपेज एनालिसिस। पहले भाई मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट बताता हूं क्या होता है सीपेज एनालिसिस। भाई क्या हुआ था कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे काफ़ी सारे, 19 के समथिंग, उससे पहले भी अपने इंडिया के अंदर और बाहर भी। तो उन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स को बनाने पर क्या हुआ था कि कुछ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स फेल हो गए, क्योंकि उन्होंने जो बनाए थे वो बनाए थे आर्बिट्रेरी और एक इनएक्सपीरियंस, मतलब केवल देखा था इस तरह से हमको बनाना चाहिए और कोई थ्योरी अप्लाई की नहीं और डायरेक्टली उन्होंने बना दिए। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जैसे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स जैसे भाई डैम हुआ और वियर हुआ,
और हेड वर्क्स हुए और बैराज हुआ। जितने भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हैं हमने कोई सा बना दिया, कलवर्ट हुआ, ये हमने बना दिए। तो क्या हुआ था, चेनाब नदी पे खांकी एक बैराज बनाया था, वियर बनाया था सॉरी। तो उस वियर को बनाने पर क्या हुआ था, जो चेनाब नदी पे वियर बनाया था वो फेल हो गया था। फेल का मतलब या तो उसमें दरार आ गई थी, फेल का मतलब कि स्ट्रक्चर के फेल होने का मतलब क्या, अब वो अनसर्विसिएबल है, उसको काम में नहीं ले सकते, वो क्या कहलाएगा, फेल कहलाएगा। मार्कर है ये, इस मार्कर की मैं केवल इस निब को अगर हटा दूं तो ये पूरा पूरा मार्कर आपको अच्छा दिख रहा है, बट इट्स फेल्ड। वाई? क्योंकि अब ये अनसर्विसेबल है। बात क्लियर है? ऐसे ही उस डैम में बैरिंग या फिर वियर के अंदर दरार आ गई, नीचे का जो उसका फाउंडेशन था वो हट चुका है, तो क्या है, फेल हो चुका है। उसमें से हमने जिस चीज़ के लिए बनाया था वो उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो वो फेल हो चुका है। तो भाई हमारा वियर जो है फेल हो गया था। फेल होने के बाद में फिर उस पर स्टडी की गई कि भाई ये फेल क्यों हुआ। तो काफ़ी सारी चीज़ें पता लगी कि भाई इस कारण से फेल हुआ या फिर उस कारण से फेल हुआ। तो कारण क्या क्या थे फेल होने के, उन पर उन्होंने स्टडीज करी। तो हमारे दो वैज्ञानिक थे मेन इस थ्योरी से रिलेटेड, सीपेज एनालिसिस से रिलेटेड। वो कौन कौन से थे? पहला था हमारा ब्लिग और दूसरा था खोसला। सबसे पहले किसने थ्योरी दी थी इसके ऊपर? ब्लिग ने, और उसके बाद में खोसला ने। तो दोनों जो फेल हुआ था हमारा वियर, उसका जो मेन रीजन था वो क्या था? सीपेज। सीपेज का मतलब क्या होता है? पानी का रिसना, रिसाव, पानी रिस करके पहुंच रहा है दूसरी तरफ। अब इन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी कि क्यों हो रहा है फेलियर किसी भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का। सीपेज के कारण होता है। सीपेज के कारण दो चीजें होती हैं, पहली तो होती है पाइपिंग और दूसरी होती है अपलिफ्टिंग। पाइपिंग का मतलब क्या है? ये हमारा, मैंने मान लीजिए कोई डैम बनाया हुआ है इस तरह से, पानी एक तरफ है दूसरी तरफ खाली है, तो पानी उसके नीचे से यूं धीरे धीरे जाने लगा रिस करके, उसको क्या बोलेंगे? सीपेज। पानी सीप कर रहा है, सीपेज हो रहा है पानी का। तो रिस करके पानी जाने लगा, तो क्या होता है, धीरे धीरे एक पानी जो हमारे पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल सॉइल के बीच में इस तरह से, ये हमारे पार्टिकल्स हैं और ये पानी जा रहा है इस तरह से। तो पानी क्या करेगा? इन पार्टिकल्स के ऊपर दबाव डालेगा, ये पार्टिकल्स आगे की तरफ मूव करने लगेंगे धीरे 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 धीरे। और ये हमारा क्या था? डैम था। ये पार्टिकल्स धीरे धीरे मूव करने लगे और पार्टिकल हट गए। हटते गया, पानी को एक बिल्कुल प्रॉपर पाथ मिल गया जाने के लिए। तो पाइप लाइक संरचना बन चुकी है। कैसी? पाइप की तरह बन गई संरचना। पाइप में क्या होता है भाई? ऐसा ही तो होता है देखने पे, पानी जा रहा है लेकिन वो क्या, उसका सरफेस स्मूथ रहता है। लेकिन यहां से भी क्या है? पानी जा रहा है इस होल में से, जैसे चूहे का बिल होता है मान लो, वो बन चुका है यहाँ पे। तो एक बिल टाइप की तरह बन चुकी है, उसे क्या बोलेंगे? पाइप। और ये जो हमारा फेलियर था, इस फेलियर को हम क्या बोलते हैं? पाइपिंग। इस फेलियर का बोलते हैं पाइपिंग, या दूसरा नाम होता है अंडर माइनिंग। अंडर माइनिंग मतलब भाई बिल बन जाना, नीचे टनल बन जाना, अंडर माइनिंग। अब देखो तो ये क्यों हो रहा है बताओ? किस चीज के कारण हो रहा है? ये हो रहा है सीपेज के कारण। ऐसे ही सेकंड थिंग अगर मैं आपको बताऊं, ये किसके कारण हो रहा है? ये हो रहा है सीपेज के कारण। पानी का सीपेज हो रहा है उसके कारण। तो अगर पानी सीप नहीं करता, पानी अगर सीपेज नहीं होता पानी का, तो ये वाली प्रॉब्लम उत्पन्न होती ही नहीं इसके अंदर। सेकंड थिंग क्या थी? तो पहला फेलियर तो ये हुआ, ये किसके कारण हो रहा है? वही सीपेज के कारण। और सेकंड क्या हुआ कि पानी जो है यहां से यूं जा रहा है नीचे, ये इसका बेस बना हुआ है, ये हमारे डैम का बेस है। ये बेस का मतलब नीचे वाला फ्लोर है। पानी यूं गया, यूं जाता 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 जाता, और इसके ऊपर यूं इस तरह से इसने फोर्स लगाया। भाई पानी है तो पानी के पास एनर्जी है, और एनर्जी को हम कैसे डिनोट करते हैं? हेड के रूप में। पढ़ चुके हैं इस चीज को हम कहां पर? फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, कि पानी को हम किस तरह से, पानी की एनर्जी को कैसे डिनोट करते हैं? प्रेशर क्या होता है भाई? रो इंटू जी इंटू एच। और अगर मैं रो इंटू जी को प्रेशर के नीचे भेज देता हूं तो ये क्या बचता है दूसरी तरफ? एच। एच का मतलब हेड बचता है। ये भी एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी को मैं किसके द्वारा बता रहा हूं? हेड की टर्म में, मतलब इतने मीटर एनर्जी है। तो जब पानी के पास क्या है? हेड है। हेड है तो उसके पास प्रेशर है क्या? नहीं, बिल्कुल है। पानी के पास अगर हेड है तो उसके पास प्रेशर है क्या? नहीं, बिल्कुल है। प्रेशर है तो उस प्रेशर अगर है तो प्रेशर फोर्स है क्या? नहीं, बिल्कुल है। प्रेशर फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू में एरिया। अगर पानी के पास हेड है तो उसके पास प्रेशर होगा, और अगर प्रेशर है तो उसके पास प्रेशर फोर्स होगा। तो मतलब पानी के पास एक फोर्स है जो कहां लग रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है।
ऊपर की तरफ लग रहा है फोर्स, और इस फोर्स के कारण क्या करेगा, ये जो एप्रन है, इसको अपन एप्रन भी बोलते हैं, एप्रन बोलते हैं, फ्लोर बोलते हैं, एप्रन क्या करेगा, ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेगा, और अगर इसका वेट इसके वेट से क्या होगा, ज्यादा होगा इसका वेट, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स से, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स से अगर अधिक हुआ, तो ये क्या कर जाएगा, अपलिफ्ट, घूम जाएगा, ये पूरा मुड़ जाएगा, घूम जाएगा, पलट जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, उस फिनोमेना को बोलते हैं अपन अपलिफ्टिंग, ऊपर की तरफ लिफ्ट हो चुका है, या फिर ओवरटर्निंग, अपलिफ्टिंग या फिर ओवरटर्निंग। तो ये दो फिनोमेना देखे थे कि दो चीजें होती हैं पानी के नीचे, सब सरफेस फ्लो, सरफेस के नीचे पानी का फ्लो हो रहा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सीपेज, और उस सीपेज के कारण दो चीजें होंगी, या तो क्या होगा, पाइपिंग, अंडरमाइनिंग जिसको बोलते हैं, या फिर क्या होगा, अपलिफ्टिंग। इन दोनों चीजों के कारण ही हमारा जो डैम था वो फेल हो रहा है। अगर पाइपिंग होगी तो नीचे बैठ जाएगा, अपलिफ्टिंग हुई तो पलट जाएगा। पाइपिंग के कारण, बैठने के कारण दरार भी आ सकती है। तो ये दो चीजें होती थी, दो चीज के फेलियर होते थे हमारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के अंदर, अपलिफ्टिंग और दूसरा पाइपिंग या फिर अंडरमाइनिंग। और ये दोनों ही फेलियर किस चीज के कारण हो रहे थे, सब सरफेस फ्लो, मतलब पानी के सरफेस के नीचे फ्लो के कारण, और उसको अपन क्या बोलते हैं, सीपेज। तो और इस पूरी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, सीपेज एनालिसिस। पूरी स्टडी का मतलब हम देखेंगे कि फेलियर क्यों हो रहा है, हमने देख लिया। फेलियर के बाद में अब हम इसको बचाएं कैसे, वो देखेंगे हम। तो इसको बचाने के लिए ये दोनों थ्योरीज जो दी थी, दोनों चीजें बताई थी हमारे ब्लिग और खोसला ने बताई थी। तो बचाने के लिए अपने अलग अलग उपाय बताए थे, क्या बताए थे, अपनी थ्योरी दी थी। तो पहले वैज्ञानिक थे हमारे ब्लिग, और किस पर इन्होंने स्टडी की थी, चेनाब नदी पर जो हमारा वियर बना था उसके फेल होने के बाद में स्टडी करी थी। तो एक तो ब्लिग थ्योरी और दूसरी हमारी खोसला थ्योरी। ब्लिग थ्योरी की कुछ कमियां थी, जिसको पूरा करने के लिए कौन सी थ्योरी आई, हमारी खोसला थ्योरी। तो हम देखते हैं अब डिटेल में। तो ये जो कंप्लीट स्टडी थी इस सीपेज से रिलेटेड, मतलब इसका फेल होना स्ट्रक्चर का, और फेल होने के बाद में इसको कैसे सेव करें, इन दोनों चीजों की स्टडी हम कहां पर करते हैं, सीपेज एनालिसिस के अंदर। तो सीपेज एनालिसिस सबसे पहले मैं आपको लिखता हूं कि किसी भी लिख लेंगे आप, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जैसे भाई डैम हुआ, और वियर हुआ, और बैराज हुआ, या फिर डायवर्जन हेड वर्क्स, कुछ भी मानो etc। किसी भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में सीपेज के कारण निम्न दो फेलियर होते हैं। कौन कौन से फेलियर होते हैं, पहला है हमारा पाइपिंग या अंडर माइनिंग, और दूसरा है अपलिफ्टिंग। तो भाई पाइपिंग या अंडरमाइनिंग में आप लिखेंगे, मैं बोलूंगा पाइपिंग या अंडरमाइनिंग में क्या होता है। पाइपिंग या अंडरमाइनिंग के अंदर जो मैंने आपको समझा तो दिया ही, क्या होता है कि पानी के सीपेज के कारण, पानी के सीपेज के कारण हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के नीचे मौजूद सॉइल के पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं, सॉइल के पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं, और उस जगह पोरोसिटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि पानी के फ्लो के लिए प्रॉपर पाथ बन जाता है। पानी के फ्लो के लिए क्या है, एक प्रॉपर पाथ बन चुका है, पानी आराम से जा रहा है, प्रॉपर पाथ बन जाता है, जिसे पाइपिंग या अंडरमाइनिंग कहते हैं। यही होता है पाइपिंग अंडरमाइनिंग। सॉइल पार्टिकल्स मूव करने लगेंगे, प्रॉपर पाथ बन जाएगा, पोरोसिटी बढ़ जाएगी, उसी क्या बोलेंगे हम, पाइपिंग या अंडरमाइनिंग। अब लिखेंगे अपलिफ्टिंग के बारे में। अपलिफ्टिंग क्या होती है, सेकंड फेलियर क्या है, अपलिफ्टिंग। सीपेज के कारण हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के एंड पर
ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है, प्रेशर फोर्स ही लगेगा भाई, पानी का प्रेशर फोर्स, एक फोर्स लगता है जिससे कि स्ट्रक्चर ओवरटर्न की कंडीशन में आ जाता है, जिससे कि स्ट्रक्चर ओवरटर्न की कंडीशन में आ जाता है। इसे अपलिफ्टिंग कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं अपन अपलिफ्टिंग, इसको अपलिफ्टिंग कहते हैं। तो हमने देखा कि हमारे सीपेज के कारण दो प्रकार की चीजें हो रही है, या तो पाइपिंग या अंडरमाइनिंग हो रहा है फेलियर, या फिर अपलिफ्टिंग। अब हम देखते हैं, इसकी दो थ्योरी हैं अपनी अपनी। आप चाहे एक लाइन लिख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, सीपेज एनालिसिस, सीपेज एनालिसिस कॉमा ब्लिग व खौसला थ्योरी द्वारा किया जाता है। सीपेज एनालिसिस कैसे करते हैं अपन? ब्लिग थ्योरी और खौसला थ्योरी द्वारा करते हैं। तो अब अपन लिखते हैं पहले नंबर पे, अब अपन लिखते हैं ए ब्लिग थ्योरी। अब देखो, मैं आपको ब्लिग थ्योरी से रिलेटेड सारी चीजें वन बाय वन बताऊंगा, क्या क्या चीज होती है। देखो भाई, ब्लिग ने क्या बताया? ब्लिग ने बताया ये हमारा डैम बना हुआ है मान लो, और ये इसका क्या है? बेस है, और इसमें मैंने ये वर्टिकल दो पाइल्स दे रखी है, पियर्स दे रखे हैं, इसको अपन बोलते हैं कट ऑफ, वर्टिकल कट ऑफ बोलते हैं इसको अपन, वर्टिकल कट ऑफ है ये दोनों। तो क्या है, इन्होंने बोला कि जो पानी है वो कैसे सीप करता है? वो करता है एक लेंथ के अलोंग क्रीप करता है, और उसको अपन क्या बोलते हैं? जिस भी लेंथ के अलोंग पानी चलता है उसे बोलते हैं, उस लेंथ को अपन बोलते हैं क्रीप लेंथ, क्रीप लेंथ। तो इन्होंने क्रीप लेंथ कौन सी होगी? पानी देखो भाई ऐसे जा रहा है, यहां से ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी डी ई एफ जी एच आई जे, मतलब ये ए बी सी डी पानी ऐसे जा रहा है, दिख रहा है आपको? तो ये जो कंप्लीट जो लेंथ है जिसके अलोंग पानी मूव कर रहा है, उस लेंथ को क्या बोला गया है? क्रीप लेंथ। और इन्होंने कहा कि जो पानी है वो क्रीप, क्रीप का मतलब है सीप करना, रैंक करके आगे पहुंचना, उसको बोलते हैं क्रीप। कि पानी क्रीप कैसे कर रहा है? इन्होंने बोला पानी जो है, ये जो इसका बेस है, इसकी जो कंटूर लाइन है, टॉप कंटूर लाइन यहां से कर रहा है। कंटूर लाइन मतलब ये जो आपको बेस दिख रहा है, इसे टच करता हुआ पानी क्रीप करेगा। तो इन्होंने, ब्लिग ने बोला कि पानी जो है इसको टच करता हुआ क्रीप करता है। और एक तो कौन सी क्रीप हो गई? ये होगी हॉरिजॉन्टल क्रीप, हॉरिजॉन्टल चल रहा है। जब पानी हॉरिजॉन्टल चल रहा है तो बोलेंगे उसको हॉरिजॉन्टल क्रीप, और अगर पानी वर्टिकल चल रहा है तो उसको बोलेंगे वर्टिकल क्रीप। और इन्होंने, ब्लिग ने, इन दोनों क्रीप में कोई डिफरेंस नहीं बताया। इन्होंने नहीं बताया कि भाई वर्टिकल क्रीप में ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है या फिर हॉरिजॉन्टल क्रीप के अंदर। इन्होंने बोला, इन्होंने कुछ भी नहीं बताया इन दोनों के बारे में। उन्होंने कहा दोनों में बराबर होता है, कि चाहे पानी ऐसे मूव करे चाहे पानी ऐसे मूव करे, दोनों ही केसेस में जो पानी के मूवमेंट के कारण जो हेड का लॉस होगा वो क्या है? दोनों में बराबर होगा। देखो भाई, पानी का हेड इस वाले पॉइंट पर कितना है? इतना है h,
इसकी वैल्यू मान लीजिए 2 मीटर है, तो आप बताओ क्या पानी दूसरे एंड पर यहां पर पहुंचेगा? ये जो पानी आपको आउट दिख रहा है बाहर निकलता हुआ, क्या इसकी वैल्यू 2 मीटर के करीब है क्या? बिल्कुल नहीं है। कि पानी इतना ही निकलेगा 2 मीटर या फिर उससे कम या ज्यादा निकलेगा? तो आपने देखा इसके अंदर यहां पर 2 मीटर तो निकलेगा नहीं, पानी निकला यहां पर मान लीजिए, इसकी एनर्जी कितनी थी? 0.5 मीटर। तो कितना मीटर लॉस हो चुका है? हेड लॉस हो चुका है 1.5 मीटर। टोटल हेड कितना था भाई? वो था 2 मीटर। 2 में से यहां पर कितना पहुंचा? उसको h स्मॉल h मान लीजिए 0.5 मीटर। तो यहां पर टोटल हेड लॉस कितना हो गया है भाई? हेड लॉस हो चुका है अपना 1.5 मीटर का हेड लॉस हो चुका है। बात क्लियर है? अब उसके बाद में फिर मैं अगर बात करता हूं आपसे आगे, हेड लॉस कितना हो गया? 1.5 मीटर हो गया। तो इन्होंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इन दोनों ही क्रीप के बारे में बातचीत नहीं करी। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्रीप के बारे में इन्होंने बातचीत नहीं करी कि वर्टिकल में ज़्यादा हेड लॉस होगा या फिर हॉरिजॉन्टल में। इन्होंने कहा कि इन दोनों में बराबर हेड लॉस होता है। ठीक है, तो ये जो हेड लॉस पर यूनिट लेंथ था, इसको अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कहा जाता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं आगे, ब्लिक थ्योरी के अंदर कंटिन्यू करते हैं। तो इन्होंने एक चीज़ तो हमें बताई थी ब्लिक थ्योरी ने, इसकी जो टोटल पाइपिंग है, पाइपिंग को रोकने के लिए अपन किस चीज़ का यूज़ करें, कैसे हम पाइपिंग के विरुद्ध कैसे सेफ्टी हो पाएगी इसकी, उस चीज़ को हम कैसे बताएंगे। और दूसरी इन्होंने सेफ्टी देखनी थी किसके अकॉर्डिंग? हमारी ओवरटर्निंग या फिर अपलिफ्टिंग के अकॉर्डिंग। तो पहले तो मैं आपको बात करता हूँ, इसमें एक दो चीज़ें और थी। इन्होंने ब्लिक थ्योरी ने क्या क्या चीज़ बताई थी, इन सभी चीज़ों को आप पॉइंट बाय पॉइंट लिख लेंगे एक एक जगह कि ब्लिक ने क्या क्या बताया था। ठीक है, मैं फिर से रिवाइज कर दूंगा, तब आप एक एक पॉइंट को लिख लेंगे पॉइंट बना करके, ऐसे ब्लिक ने क्या क्या चीज़ बताई थी। और देखो इसने क्या बताया था, इन्होंने जो यूज किया था ना, केवल स्टैटिक वाटर के लिए यूज किया था। इन्होंने जो भी चीज बताई थी सारी स्टैटिक वाटर के लिए बताया था। कौन से फोर्सेस को काउंट किया था इन्होंने? केवल हाइड्रोस्टैटिक, मतलब ये जो पानी रुका हुआ है उस फोर्स को काउंट किया था। ये नहीं कि पानी आ रहा है, पानी की लहरें आ रही है, मतलब हाइड्रोडायनेमिक फोर्स को काउंट नहीं किया था, ओनली हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को काउंट किया था। तो पहले तो और थ्योरी देख लेते अपन इसकी। तो इन्होंने कहा भाई पानी जो है इस तरह से जाएगा, जाकर के बाहर निकल जाएगा, ये हो रहा है सीपेज। इस लेंथ को बोला इन्होंने क्रीप लेंथ। तो एक तो वर्टिकल क्रीप होगी और एक हॉरिजॉन्टल क्रीप होगी। इन्होंने दोनों को ही क्या माना? बराबर माना। दोनों ही क्रीप लेंथ में जो हेड लॉस हो रहा है बराबर हो रहा है। अब पहली चीज तो ये थी कि पाइपिंग से अपन कैसे बचाएं। तो इन्होंने पाइपिंग से बचाने के लिए केवल ये बोला कि आप तो जो है ना इसकी क्रीप लेंथ को बढ़ा दो, क्रीप लेंथ को बढ़ा दो, अपने आप पाइपिंग बच जाएगी। क्रीप लेंथ का मतलब ये जो लेंथ थी टोटली जो आपको दिख रही है, ये जो एप्रन की जो बेस दिख रहा है आपको, इसको और बड़ा कर दो। और बड़ा कर देंगे तो पानी यूं घूम करके जाएगा, घूम करके जाएगा, लेंथ बढ़ चुकी है तो पाइपिंग अपने आप बच जाएगी। ये किसने बताया? इन्होंने बताया, हमारे ब्लिग ने। तो ब्लिग ने क्या बताया कि आप लेंथ को बढ़ा दो, और उस लेंथ को कैसे कैलकुलेट किया गया? L बराबर C.HL, इस तरह से कैलकुलेट किया गया। यहां पर C क्या होता है हमारा? यहां पर C होता है हमारा, यहां पर C होता है ब्लिग कॉफिशिएंट या ब्लिग कांस्टेंट बोल सकते हैं इसको। C ब्लिग कांस्टेंट है। तो इन्होंने पाइपिंग से बचाने के लिए क्या बताया? बताओ, सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग अकॉर्डिंग टू ब्लिग। ब्लिग ने बोला अगर आपको पाइपिंग से बचाना है तो केवल इसकी क्रीप लेंथ को बढ़ा दो और कुछ नहीं करना। और कैसे कैलकुलेट करेंगे? L बराबर C.HL। दूसरी चीज, दूसरी बात थी हमारी किस चीज की? अपलिफ्टिंग की, कि अपलिफ्टिंग से कैसे बचाओगे। तो अपलिफ्टिंग से बचाने के लिए इन्होंने बोला कि जो टोटल थिकनेस है एंड में, एप्रन की जो टोटल थिकनेस है उसको अपन फ्लोर की थिकनेस बोलो या एप्रन बोलो, एक ही चीज है, मैंने बता दिया आपको। एप्रन बोलो या फिर फ्लोर बोलो। तो फ्लोर की थिकनेस को आप बढ़ा दो, और उस थिकनेस को बढ़ाने पर ऑटोमेटिकली इसकी ओवरटर्निंग नहीं होगी। तो बढ़ाने से क्या हो जाएगा? अगर मैं इसकी थिकनेस को और बढ़ा देता हूं तो डाउनवर्ड फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये वाला जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, उसकी वैल्यू बढ़ गई और नीचे वाले की वैल्यू कम है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? सेफ हो जाएगा ये। तो उसके लिए भी इन्होंने अलग से एक इक्वेशन दी, किस चीज को ज्ञात करने के लिए? इस थिकनेस को ज्ञात करने के लिए। तो फ्लोर की थिकनेस को ज्ञात करने के लिए इक्वेशन दी, वो मैं आपको लिखवा दूंगा अभी। T बराबर H/G-1, ये उसकी इक्वेशन होती है। तो ये इन चीज़ों से बताया ब्लिग ने कि ऐसे ऐसे बचता है हमारा, इस तरह से हम इसको सेव कर सकते हैं हमारे
स्ट्रक्चर को, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को, तो आप पॉइंट बनाकर लिख लेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। ब्लिक ने जो चीज़ बताई थी उसके बारे में लिखेंगे हम। पहली चीज़ तो क्या लिखेंगे, ब्लिक ने केवल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को काउंट किया था। पहली चीज़ तो ये लिखेंगे, ब्लिक ने केवल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को काउंट किया था। दूसरा लिखेंगे, ब्लिक के अनुसार पानी क्रीप लेंथ के अलोंग मूव करता है। ठीक है, क्रीप लेंथ कौन सी होगी, जो ये आपको लेंथ दिख रही है, इस लेंथ के अलोंग मूव करता है। ठीक है, पानी का मूवमेंट कैसे होगा, क्रीप लेंथ के अलोंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे इसके अंदर अपन, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ब्लिक के अनुसार हॉरिजॉन्टल व वर्टिकल दोनों क्रीप लेंथ में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों क्रीप लेंथ में हेड लॉस इक्वल होता है। मतलब इन्होंने कोई डिफरेंस नहीं बताया, वर्टिकल व हॉरिजॉन्टल क्रीप लेंथ में हेड लॉस इक्वल होता है। तो ये कुछ चीजें बताई थी हमारे ब्लिक ने। इनके जो हमारे फॉर्मूले थे उनको भी लिखते हैं अपन। पहली चीज तो अपन देखते हैं इसी के अंदर, सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग। तो ब्लिक के अनुसार पाइपिंग के अकॉर्डिंग अपन सेफ्टी को किस तरह से निकालेंगे, कैसे निकालोगे आप, यहां पर लेंथ निकाल लेंगे। मैं आपको लिखाता हूं। तो सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग, तो ब्लिक के अनुसार आप पाइपिंग अगेंस्ट सेफ्टी के लिए क्या करोगे, तो इसमें लिखेंगे, ब्लिक के अनुसार क्रीप लेंथ बढ़ाने पर स्ट्रक्चर को पाइपिंग से बचाया जा सकता है। क्रीप लेंथ को बढ़ाकर स्ट्रक्चर को पाइपिंग से बचाया जा सकता है, और इस क्रीप लेंथ को निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। ऐसे ज्ञात करेंगे, L बराबर C डॉट H इंटू में L, इस तरह से अपन ज्ञात करते हैं। सेकंड, तो अभी बात चल रही है हमारे किसकी, ब्लिक की बात चल रही है। सेकंड लिखते हैं, सेफ्टी अगेंस्ट अपलिफ्टिंग। इसमें क्या लिखेंगे, अपलिफ्टिंग के लिए इन्होंने फ्लोर थिकनेस को बताया कि भाई फ्लोर थिकनेस को इंक्रीज करो आप, तब जाकर के अपलिफ्टिंग बचेगी। तो इसमें अपन एक लाइन लिख लेंगे, ब्लिक के अनुसार फ्लोर की थिकनेस को बढ़ाने पर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को अपलिफ्टिंग से बचाया जा सकता है। ब्लिक के अनुसार फ्लोर की थिकनेस बढ़ाने पर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को अपलिफ्टिंग से बचाया जा सकता है। तो इसके नीचे अपन लिखेंगे भाई फ्लोर थिकनेस को कैसे याद करेंगे, फ्लोर थिकनेस T बराबर H अपॉन G माइनस 1। यहां पर H क्या है, H क्या है, अवेलेबल हेड अबव फ्लोर, फ्लोर से ऊपर कितना हेड अवेलेबल है, और G का मतलब क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल। क्लियर है बात। ये तो विदाउट फैक्टर ऑफ सेफ्टी था, लेकिन विद फैक्टर ऑफ सेफ्टी T क्या होता है हमारा, 4/3 H अपॉन G माइनस, ये होता है हमारा विद फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी से अपन 1.33% बढ़ा देते हैं, बस इसकी थिकनेस को कितना बढ़ा दिया जाता है, 33% बढ़ा दिया जाता है। तो अपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ ये आती है। एक चीज और लिख लेंगे इसी के नीचे ब्लिक थ्योरी के अंदर, कि ब्लिक के अनुसार जो हमारी टॉप विड्थ होती है डैम की, टॉप विड्थ अकॉर्डिंग टू ब्लिक क्या होती है, बी डैश बराबर, सेम फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा अंतर है, G माइनस 1, बस रूट लग गया और कुछ नहीं है, ये और ये सेम फॉर्मूला है। अब ये क्या है कि ब्लिक ने, ये देखो ये तो बॉटम विड्थ है और ये है टॉप। बॉटम विड्थ को B से डिनोट करते हैं, टॉप विड्थ को करते हैं डिनोट B डैश से। तो B डैश कैसे निकाला इन्होंने, H अपॉन में रूट G माइनस 1 से, इस तरह से इन्होंने B डैश को निकाला। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये कंप्लीट बात थी किससे रिलेटेड, ये थी हमारे ब्लिक से रिलेटेड। तो ब्लिक ने क्या क्या बताया कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के लिए डिजाइन करते हैं अपन,
ठीक है। और दूसरी चीज क्या बताई थी इन्होंने कि जो क्रीप है दोनों को समान माना था, दोनों में हेड लॉस समान होता है। ये सब चीजें बताई थी हमारे ब्लिग ने। अब मैं बात करूंगा आपसे बी, कैपिटल बी हेडिंग डालेंगे, खोसला थ्योरी। तो खोसला ने क्या क्या बताया था, सभी चीजों को देखते हैं अपन। खोसला ने बताया कि भाई ये जो फ्लो होता है ना, जो आप कह रहे हो कि पानी का जो फ्लो है या सीपेज है, सीपेज किसके अलोंग बताया था ब्लिग ने कि क्रीप लेंथ के अलोंग होता है। बिल्कुल गलत बताया था। तो इन्होंने कहा कि फ्लो जो है पानी का वो होता है स्ट्रीम लाइंस के अलोंग, ये क्रीप लेंथ के अलोंग नहीं होता, स्ट्रीम लाइन के अलोंग होता है। बनाता हूं मैं स्ट्रक्चर। ये मान लीजिए हमारा स्ट्रक्चर है और इसमें ये यहां तक पानी भरा हुआ है। तो इन्होंने बोला जो हमारी क्या होती हैं स्ट्रीम लाइंस, स्ट्रीम लाइंस जानते हो आप, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। स्ट्रीम लाइंस कौन सी लाइन होती हैं, ये वो लाइन होती हैं जिसके अलोंग किसी भी फ्लूइड का फ्लो होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। और इक्विपोटेंशियल लाइन कौन सी होती है, ये वो होती है लाइन जो इक्विपोटेंशियल लाइन कौन सी लाइन होती है, ये वो लाइन होती है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, उनको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन। और ये जो दोनों लाइन है, ये रेड वाली तो इक्विपोटेंशियल लाइन और ये वाली कौन सी स्ट्रीम लाइन, दोनों 90 डिग्री पर कट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट बना है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्लो नेट। ये कौन सी लाइन है हमारी, ये है हमारी स्ट्रीम लाइन। और ये रेड वाली कौन सी है, रेड वाली हमारी इक्वी पोटेंशियल लाइन, ठीक है। तो हमारा कंप्लीट है। तो खोसला ने बताया कि पानी का फ्लो कहां कैसे होता है, स्ट्रीम लाइन के अलोंग, मतलब स्ट्रीम लाइन, इस तरह से पानी का फ्लो होता है। पहली चीज तो ये बताई, ठीक है। और इन्होंने बताया कि जो वर्टिकल क्रीप होती है ना, वर्टिकल क्रीप इस तरह से अगर बीच बीच में कट ऑफ दे रखी है, मान लीजिए ये कट ऑफ दे दिया एक और एक कट ऑफ ये दे दिया, तो जो वर्टिकल क्रीप ये होगी। तो इन्होंने बताया कि वर्टिकल क्रीप में हेड लॉस ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू हॉरिजॉन्टल क्रीप। ये किसने बताया, खोसला ने बताया। और इन्होंने फ्लो नेट का सहारा ला, फ्लो नेट यही होता है स्ट्रीम लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन का कॉम्बिनेशन का जो ग्राफ बनता है, नेट बनता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, फ्लो नेट। इन्होंने स्टडी के लिए फ्लो नेट का यूज किया और क्या बताया इन्होंने कि सीपेज जो है कि सीपेज स्ट्रीम लाइन के अलोंग होता है, यह बताया था इन्होंने। और वर्टिकल सीपेज ज्यादा होता है, वर्टिकल सीपेज में लॉस ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू हॉरिजॉन्टल सीपेज। अब बात आती है किस चीज की कि भाई टोटल जो हमारी पाइपिंग के अगेंस्ट आप सेफ्टी कैसे बनाओगे। तो पाइपिंग के अगेंस्ट सेफ्टी बनाने के लिए इन्होंने एक टर्म दी, वो टर्म दी हमारी क्या, एग्जिट ग्रेडियंट। इन्होंने दोनों चीजों से सेव करने के लिए स्ट्रक्चर को केवल एक ही टर्म दी, वो क्या थी, एग्जिट ग्रेडियंट। जी कैपिटल ई से, बेस में कैपिटल ई है, इसे नोट करते हैं अपन। तो यहां पर केवल एक ही चीज काम की है, वो है एग्जिट ग्रेडियंट। तो समझ में नहीं आया ग्रेडियंट होता क्या है। तो पहले मैं ग्रेडियंट बताता हूं क्या होता है। जो भी प्रेशर एनर्जी है, ठीक है, चेंज इन प्रेशर, कितना भी प्रेशर एनर्जी में चेंज हो रहा है पर यूनिट लेंथ, चेंज इन प्रेशर एनर्जी पर यूनिट लेंथ, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। जैसे वहां पर क्या था, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, और यहां पर ये क्या बता रहे हैं कि प्रेशर पर यूनिट लेंथ। भाई देखो जितना भी हेड यहां पर मिलेगा, मैंने आपको बताया यहां पर मान लीजिए एच हेड पहुंच पा रहा है, 3 मीटर हेड यहां पर था, यहां पहुंच रहा है केवल 1 मीटर हेड, 2 मीटर लॉस हो चुका है। तो 1 मीटर हेड जो पहुंच रहा है उसको मैं स्मॉल एच से नोट कर सकता हूं और उस हेड को मैं प्रेशर की टर्म में बता सकता हूं या नहीं, बिल्कुल। कैसे, P बराबर रो जी एच। तो चाहे तो मैं एच के रूप में बोलूं चाहे प्रेशर के रूप में। उन्होंने बोला था एच के रूप में और इन्होंने किसके रूप में बोला, प्रेशर के रूप में, कि यहां पर जितना भी प्रेशर पहुंच रहा है पर यूनिट लेंथ, उस एच एल बाई एल बोला था उन्होंने, कैपिटल एच एल बाई एल, इसको क्या बोला था, आई। और यहां पर किसके रूप में बोल रहे हैं, वो प्रेशर के रूप में, कि प्रेशर पर यूनिट लेंथ, कितना प्रेशर खत्म हो चुका है, चेंज इन प्रेशर पर यूनिट लेंथ, इसको इन्होंने क्या बोला है, ग्रेडियंट। और जो एंड है, इस वाले एंड पर, इस वाले एंड पर जो ग्रेडियंट हमको प्राप्त हो रहा हो, उस ग्रेडियंट को क्या बोला इन्होंने, एग्जिट ग्रेडियंट। बात क्लियर है।
एग्जिट ग्रेडियंट बोला इन्होंने इसको, एग्जिट ग्रेडियंट। तो ये होता है हमारा एग्जिट ग्रेडियंट। एग्जिट ग्रेडियंट का मतलब आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि इतना प्रेशर उस वाले पॉइंट पर लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, इतना प्रेशर फोर्स या इतना प्रेशर लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में एंड पर, वो है हमारा एग्जिट ग्रेडियंट। तो इन्होंने क्या बोला, खोसला ने बोला कि अगर पाइपिंग से हमको बचना है ना तो एग्जिट ग्रेडियंट की वैल्यू सेफ हो, मतलब एग्जिट ग्रेडियंट का मतलब क्या है, ऊपर की तरफ जो प्रेशर जो लग रहा है एंड पर जो प्रेशर मिल रहा है हमें कहां पर, अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर इसकी वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब कौन सा फोर्स होगा, मेटीरियल का फोर्स होगा, सबमर्ज्ड सॉइल भी होगी, यहां पर नीचे की सॉइल जो है ना, ये भीगी हुई सॉइल, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसका वेट लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, प्रेशर फोर्स लग रहा है। तो ये कह रहा है कि अगर एग्जिट, और इसको अपन किससे डिनोट कर रहे हैं, एग्जिट ग्रेडियंट से, कि एग्जिट ग्रेडियंट की वैल्यू अगर डाउनवर्ड फोर्स से ज्यादा है तब तो होगी अपनी पाइपिंग, और नहीं है तो नहीं होगी। मतलब हमें एग्जिट ग्रेडियंट को कम रखना है, कम का मतलब हेड लॉस ज्यादा करना है हमको, तो एग्जिट ग्रेडियंट की वैल्यू को कम रखते हैं अपन, कम बनाते हैं, उसको अपन बोलते हैं सेफ एग्जिट ग्रेडियंट। सेफ एग्जिट ग्रेडियंट क्या होता है, मैं फिर से लिखवा दूंगा आपको। तो इन्होंने पाइपिंग से भी और अंडरमाइनिंग दोनों से बचने के लिए क्या, पाइपिंग और अपलिफ्टिंग दोनों से बचने के लिए क्या बताया कि एग्जिट ग्रेडियंट की वैल्यू कम होनी चाहिए एंड पर, तो पाइपिंग से भी बच जाएगा और अपलिफ्टिंग से भी बच जाएगा। और अपलिफ्टिंग से बचने के लिए उन्होंने एक चीज बताई थी कि उन्होंने एक पॉइंट बताया था ना कि जो हमारा वर्टिकल जो क्रीप होती है वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू हॉरिजॉन्टल क्रीप। तो इन्होंने बोला कि एंड पे आप एक कट ऑफ और दे दो, एंड पर अगर आपने डीप कट ऑफ दे दी, गहरी कट ऑफ दे दी, तो लॉस ज्यादा होगा, और लॉस ज्यादा होगा तो एग्जिट ग्रेडियंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो हमारी अपलिफ्टिंग बच जाएगी और पाइपिंग भी बच जाएगी। तो उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट किसका दिया था, केवल एग्जिट ग्रेडियंट का। तो एग्जिट ग्रेडियंट किसने दिया था, खोसला ने, अब लिखने खोसला ने। क्या होता है एग्जिट ग्रेडियंट, एंड पर जो हमारा प्रेशर है उसकी वैल्यू क्या कहलाती है, एग्जिट ग्रेडियंट। उसको हम किस तरह से ज्ञात करते हैं वो मैं लिखता हूं आपको, 2-3 प्रकार के होते हैं ये। तो पहले आप 2-4 पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद मैं इनकी वैल्यूज लिखवाऊंगा आपको, सेफ एग्जिट ग्रेडियंट की वैल्यूज भी लिखवाऊंगा, ठीक है। तो पहले आप 1-2 पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, खोसला के अंदर, खोसला के अकॉर्डिंग सीपेज, कॉमा लगाएंगे, कॉमा, खोसला के अकॉर्डिंग सीपेज स्ट्रीम लाइन के अलोंग होता है, स्ट्रीम लाइन के अलोंग होता है। और इन्होंने इसके लिए, इस स्टडी के लिए, और इन्होंने इसके लिए फ्लो नेट का यूज किया। किसका यूज किया भाई, फ्लो नेट का यूज किया, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ऐसे पॉइंट बना के लिखेंगे। खोसला के अकॉर्डिंग वर्टिकल क्रीप में हेड लॉस, खोसला के अकॉर्डिंग वर्टिकल क्रीप में हेड लॉस हॉरिजॉन्टल क्रीप की तुलना में अधिक होता है। वर्टिकल क्रीप में हेड लॉस हॉरिजॉन्टल क्रीप की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, खोसला ने पाइपिंग व, नेक्स्ट पॉइंट, खोसला ने पाइपिंग व अपलिफ्टिंग से बचने के लिए, खोसला ने पाइपिंग व अपलिफ्टिंग से बचने के लिए एग्जिट ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट दिया। एग्जिट ग्रेडियंट जी कैपिटल ई का कॉन्सेप्ट दिया। अब मैं आपको एग्जिट ग्रेडियंट के बारे में कंप्लीट बताता हूं क्या होता है। एग्जिट ग्रेडियंट क्या होता है भाई, चेंज इन प्रेशर पर यूनिट चेंज इन, ये होता है हमारा। वहां पर हम क्या बताते थे, टोटल हेड लॉस पर यूनिट लेंथ को बोलते थे हम ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। यहां पर हेड लॉस को अपन प्रेशर के रूप में बता सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो अपन उसको किस तरह से डिनोट करेंगे, dP/dL, प्रेशर के रूप में ऐसे बताएंगे। मैं आपको बता चुका हूं कि प्रेशर बराबर क्या होता है, ρg H होता है, और H के टर्म में अगर मैं ले रहा हूं तब तो उसको क्या बोलूंगा मैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। और अगर मैं उसको प्रेशर के टर्म में डिनोट कर रहा हूं उस एनर्जी के लॉस को, तो उसको बताऊंगा मैं dP/dL, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, एग्जिट ग्रेडियंट। तो एग्जिट ग्रेडियंट क्या होता है, ये तो मैंने केवल आपको ग्रेडियंट बताया है।
एग्जिट ग्रेडियंट क्या होता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके एंड पर जो हमें ग्रेडियंट प्राप्त हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, एग्जिट ग्रेडियंट। तो आप इसमें एक लाइन लिख लेंगे एग्जिट ग्रेडियंट, तो आप इसके बाद में हेडिंग डालेंगे ऐसे सब हेडिंग डालेंगे, एग्जिट ग्रेडियंट जी कैपिटल ई। क्या होता है, स्ट्रक्चर के एंड पर प्राप्त एनर्जी एग्जिट ग्रेडियंट कहलाती है। जीई क्या होता है, डीपी बाय डीएल। और इसको मैथमेटिकली टर्म में अपन किस तरह से नोट करेंगे, जीई बराबर एच अपॉन में पाई डी रूट लैम्डा। भाई फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, लेकिन फॉर्मूला पूछा जा चुका है कई बार। एच क्या होता है, अवेलेबल हेड, हेड मतलब एनर्जी। डी क्या होता है भाई, डेप्थ ऑफ कट ऑफ, डेप्थ ऑफ कट ऑफ। और लैम्डा एक कांस्टेंट होता है 1 प्लस में रूट 1 प्लस एल्फा स्क्वायर अपॉन में 2, जहां पर अल्फा होता है हमारा बी बाय डी। डायग्राम बताता हूं मैं आपको, ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये कट ऑफ है, ये कट ऑफ है, ये टोटल लेंथ है, ये तो होगी हमारी बी, और ये क्या है, डेप्थ, इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ कट ऑफ डी। तो अल्फा क्या होता है, बी बाय डी, तो अल्फा स्क्वायर अपन में 2, ये कंप्लीट टर्म क्या हो गया हमारी लैम्डा। इस तरह से निकालते हैं, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैंने अभी आपको बताया एग्जिट ग्रेडियंट के बारे में, अब मैं आपको बताता हूं क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट। क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट क्या होता है भाई, जब है ना डाउनवर्ड जो फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स कौन सा होगा, एंड की बात करें, एंड पर डाउनवर्ड फोर्स कौन सा होगा हमारा, वहां पर डाउनवर्ड फोर्स होगा हमारा जो सबमर्ज सॉइल है उसका वेट। जब सबमर्ज सॉइल का वेट जो है अपलिफ्टिंग फोर्स के बराबर हो जाए, अपलिफ्टिंग फोर्स कौन सा है हमारा, प्रेशर फोर्स लग रहा है ये पानी का, तो ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगे, उस टाइम जो हमको ग्रेडियंट प्राप्त हो रहा है उस ग्रेडियंट को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल ग्रेडियंट। कि ये क्रिटिकल ग्रेडियंट है भाई, कि इससे अगर है ना, देखो दोनों चीज बराबर होगी, इससे अगर ये वाला नीचे वाला प्रेशर ज्यादा हुआ, ज्यादा थोड़ा सा भी ज्यादा होते ही अपलिफ्टिंग हो जाएगी। ठीक है, तो क्रिटिकल क्यों बोला इसको, बिल्कुल बाउंड्री लाइन है, दोनों बराबर हैं। जबकि सेफ के लिए क्या होना चाहिए, ऊपर वाला ज्यादा नीचे वाला कम। और ये क्या माना गया है कि भाई नीचे वाला कम से कम 1/4 से 1/5 तक रखो आप, 1/5 से 1/4 तो होना चाहिए, मतलब उसका चौथाई। अगर ये टोटल 100% है तो उसका 25% होना चाहिए, तब जाकर के सेफ मानेंगे। मतलब ऊपर वाले फोर्स को नीचे वाले से 4 या 5 गुना अधिक होना चाहिए, तब जाके हम उसको क्या मानेंगे, सेफ मानेंगे। तो क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट कौन सा होगा, क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट वो हो गया जिस पर दोनों ही अपवर्ड व डाउनवर्ड फोर्सेस की वैल्यू बराबर होती है। तो इसमें आप एक लाइन लिख लेंगे, यह वो ग्रेडियंट होता है, यह वो ग्रेडियंट होता है जिस पर अपवर्ड व डाउनवर्ड दोनों फोर्सेस की वैल्यू बराबर होती है। यह होता है हमारा क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट, जहां पर अपवर्ड व डाउनवर्ड दोनों फोर्सेस की वैल्यू बराबर होती है। तो मैंने आपको बताया कि क्रिटिकल ग्रेडियंट क्या होता है, जहां पर दोनों ही फोर्सेस की, ये इस तरह से था हमारा, और यहां पर ये तो है अपना कौन सा फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, और ये अपवर्ड फोर्स है, दोनों की वैल्यू बराबर है तो कहलाया क्रिटिकल। लेकिन सेफ के लिए क्या होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, और कितनी ज्यादा, नीचे वाले से 4 या 5 गुना अधिक होनी चाहिए। और उस प्रकार से जो हमको प्राप्त होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपन सेफ एग्जिट ग्रेडियंट। तो मैं इसके बारे में एक लाइन लिखता हूं, आप लिखेंगे, जब डाउनवर्ड फोर्स की वैल्यू अपवर्ड फोर्स से अधिक होती है तो प्राप्त हुआ ग्रेडियंट सेफ एग्जिट ग्रेडियंट कहलाता है। तो प्राप्त हुआ ग्रेडियंट सेफ एग्जिट ग्रेडियंट कहलाता है। एक लाइन और लिखें इसके नीचे, डिफरेंट सॉइल के लिए सेफ एग्जिट ग्रेडियंट की वैल्यू निम्न प्रकार होती है। डिफरेंट सॉइल के लिए सेफ एग्जिट ग्रेडियंट की वैल्यू निम्न प्रकार होती है। सेफ एग्जिट ग्रेडियंट
इंपॉर्टेंट है भाई ये। तो देखो सिंगल के लिए 1/4 से 1/5 जी, जितना भी जी निकला एग्जिट ग्रेडियंट उसका कितना लेंगे हम, 1/4 से 1/5, मतलब ऊपर वाला फोर्स 4 से 5 गुना अधिक होना चाहिए। कोट सैंड के लिए 5 से 6 गुना और फाइन सैंड के लिए 6 से 7 गुना, तब जाकर के आपकी क्या मानी जाएगी, वो सेफ एग्जिट ग्रेडियंट की वैल्यू ये होती है। ठीक है, तो ये आप उतार लेंगे तो आप दिख रहा है जैसे जैसे फाइन होती जा रही है इसकी वैल्यूज किस तरह से होती जा रही हैं। एक नोट में हम क्या लिखेंगे, रिट्रोग्रेशन क्या होता है, रिट्रोग्रेशन इंपॉर्टेंट टर्म है ये, अभी आरपीएससी एग्जाम में भी आई थी ये, रिट्रोग्रेशन क्या होता है। हमने नई नई अभी कोई या तो कैनाल बनाई है, चैनल बनाया है, इनिशियल कंस्ट्रक्शन अभी बनाया तो स्टार्ट के 1-2 साल के अंदर, जो उसका डाउन स्ट्रीम साइड है वियर के डाउन स्ट्रीम साइड में जो बेड है उसका घट जाना, उसके लेवल बेड लेवल का डिक्रीज हो जाना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिट्रोग्रेशन। रिट्रोग्रेड का मतलब क्या है, बेड लेवल का घट जाना। तो वियर के डाउन स्ट्रीम, मैं इसकी डेफिनेशन पूरी बोलता हूं, पहले तो आप इसको उतार लेंगे उसके बाद में मैं इसकी डेफिनेशन बोलता हूं। रिट्रोग्रेशन क्या होता है, रिट्रोग्रेशन जो हमारा वियर बना हुआ है, ये हमने वियर बना दिया, ये बेड लेवल है, तो इसका बेड लेवल जो है वो घट चुका है, किसका, रिवर का। कब, आपने जब इनिशियल कंस्ट्रक्शन ईयर है, उसके इनिशियल कंस्ट्रक्शन ईयर में आपने जब बनाया है तब की बात है ये। तो इनिशियल कंस्ट्रक्शन ईयर्स में, इनिशियल कंस्ट्रक्शन ईयर्स में, इनिशियल कंस्ट्रक्शन ईयर्स में डाउन स्ट्रीम साइड, ये है आपकी क्या, डाउन स्ट्रीम। इनिशियल कंस्ट्रक्शन ईयर्स में डाउन स्ट्रीम साइड बेड लेवल का घटना रिट्रोग्रेशन कहलाता है। इनिशियल कंस्ट्रक्शन ईयर्स में डाउन स्ट्रीम साइड बेड लेवल का घटना क्या कहलाता है भाई, ये कहलाता है हमारा रिट्रोग्रेशन। तो ये कुछ बातें थी हमारी सीपेज से रिलेटेड। सीपेज एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है टॉपिक हमारा, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं जो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा डैम, डैम के बारे में बात करेंगे, तो फिर अपनी ये यूनिट नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप रिवाइज ऑल सब्जेक्ट्स पैरेलली। थैंक यू सो मच।